आज का हमारा टॉपिक है काई स्क्वायर से हम क्वेश्चन सॉल्व करना देखेंगे। इस तरह से काई स्क्वायर की मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास है कि डिस्कस द रिजेम्बलेंस ऑफ द स्टेचर्स ऑफ पेरेंट एंड योर ऑफस्प्रिंग फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड यू हैव टू यूज द 1 अल्फा लेवल। आपको कभी जब ऐसा डाटा दिया जाता है जो डिस्क्रीट नेचर का होता है और क्वालिटेटिव नेचर का होता है, नॉन पैरामेट्रिक डाटा टाइप जो कि नॉर्मेलिटी के अजम्पशन को मीट नहीं करता, और वहाँ आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी हो तो आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन जो है वो काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है। ये आपके पास डाटा सेट है। अपेरेंटली जो डाटा सेट है ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में से किसी और के साथ सॉल्व नहीं हो सकता। इट हैज ओनली वन ऑप्शन कि हम इसे काई स्क्वायर से सॉल्व कर सकें। ये आपको टॉप पे नजर आ रहे हैं जो पेरेंट्स की हाइट है, और जो आपको वर्टिकल फॉर्म में नजर आ रहे हैं ये ऑफस्प्रिंग की हाइट्स हैं। इसकी बेसिस पे ये डाटा सेट आपके पास मौजूद है। इसको अगर आप काई स्क्वायर फिटनेस ऑफ गुड टेस्ट की चाहें तो जो आपको स्टेप्स लेने होंगे, पहले आप इसका हाइपोथेसिस जो है उसका डिसीजन करना है। नल हाइपोथेसिस है कि स्ट्रेचर्स ऑफ द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग्स आर इंडिपेंडेंट, यानी पेरेंट्स के कदोकामत और उनके बच्चों की कदोकामत आपस में इंडिपेंडेंट है, उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। पर अगर हम इसका एक रिसर्च हाइपोथेसिस देखें तो हम कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इनके दरमियान डिफरेंस है। इस बेसिस पे जब आपको गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको दो चीजें रिक्वायर होती हैं। द फर्स्ट थिंग, एक आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो कैलकुलेट करना होती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हम उन फ्रीक्वेंसीज को कहते हैं जो आपके पास डाटा सेट गिवन होता है, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हम उनको कहते हैं जो हम एक नेचुरल ट्रेंड ऑफ डाटा की बेस पे फोर्स कर रहे होते हैं। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से ड्राइव करते हैं गिवन डाटा से, इसको हम इस स्टेप पे देखेंगे। ये आपको लग कॉम्प्लेक्स रहा है, लेकिन दिस इज नॉट एज कॉम्प्लेक्स। इसमें करना आपने ये होता है कि ये वही डाटा सेट है जो हमारे पास गिवन था। आपके पास जो रॉस की फॉर्म में डाटा था उसका आपको एक हर रॉ का टोटल ले लेना है, और इसी तरह से जो कॉलम्स की फॉर्म में आपके पास डाटा आएगा उसका आपको एक टोटल कैलकुलेट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यहाँ आपको कंसिडर करना होगा। अब आप ये देखिए कि अगर आप इन तमाम फ्रीक्वेंसीज का टोटल लेते हैं तो वो भी 1000 है, और जब आप इन सबको काउंट करते हैं तो वो भी 1000 है। इस तमाम रॉ का जो एक सब टोटल है वो 72 है, और इसी तरह हर एक रॉ का आपको एक सब टोटल मुयस्सर है। सेम लाइक इस कॉलम का सब टोटल भी है, और ईच कॉलम के सब टोटल के बाद आपके पास ओवरऑल टोटल मौजूद है, यानी उसका ग्रैंड टोटल मौजूद है। आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज लेने के लिए जो फॉर्मूला यूज करना होता है वो इस तरह से है कि कॉलम का टोटल मल्टीप्लाई बाय रॉ का टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। This will actually give you the expected frequency. और ये जो 20 है ये आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी जो ऑलरेडी आपको दी गई थी डेटा में, जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी, ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद थी, और इस फॉर्मूला की बेस पे आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। आप हर कॉलम में आप जैसे देख सकते हैं कि अगर इस कॉलम में आप देखें तो ये 40 कांस्टेंट है, क्योंकि इस कॉलम का टोटल 40 था, लेकिन क्योंकि हर एक सेल के साथ रॉ चेंज हो रही है तो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। इसी तरह अगर आप रॉ वाइज देखें तो ये 72 आपको इस पूरी रॉ में कांस्टेंट नजर आ रहा है, जबकि जो कॉलम की वैल्यूज हैं क्योंकि हर सेल जब राइट साइड पे मूव करता है तो दुनिया कॉलम बन जाता है,
तो इस वजह से उस एक कॉलम का जो टोटल है वो आपको नजर आएगा पहले सेल में। इज इट क्लियर? इसकी बेस पे आपके पास ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं और ये आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज थी। अब आपके पास जो काई स्क्वायर की दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं, ऑब्जर्व्ड ऑलरेडी गिवन डाटा में मौजूद होती हैं और एक्सपेक्टेड जिसको कि आप इस फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये दोनों फ्रीक्वेंसीज आपके पास हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप आपको करना है कि अब हम ये देखना चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो किस रेंज में है और उसके साथ फिर हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये जब हमने इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ा था तो एक क्लियर कट प्रिंसिपल मौजूद था कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 है तो वहां आप काई स्क्वायर को कंटिन्यू नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर तो हमारे पास पूरे डेटा सेट के अंदर 5 से लेस हो तो वहां हमारा डिसीजन डिफरेंट होता है। लेकिन जैसे आप इसको कैलकुलेट करते हैं और आपको किसी एक सेल के अंदर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो 5 से लेस नजर आती है तो फिर ड्यूरिंग द क्वेश्चन आपने इस एक जो डिस्क्रिपेंसी है उसको रिजॉल्व करना होता है। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है। जैसा कि आप प्रीवियस देख चुके हैं कि हमारे पास सबसे पहला जो सेल था उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 2.28 थी जो इन एक्चुअल लेस थी 5 से, ऑल्दो उसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 20 थी लेकिन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 2.28 थी जो 5 से लेस थी। ऐसी सूरत हाल में हम सोल्यूशन ये करते हैं कि वो एक सेल जिस भी कॉलम में मौजूद है उस कॉलम को उससे नेक्स्ट कॉलम के साथ कंबाइन करके एक नया कॉलम ड्राइव कर लेते हैं। इसको आप देख सकते हैं। आपके पास यहाँ एक कॉलम था जिसका टाइटल था वेरी टॉल और वेरी टॉल में जो पहली आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई थी वो थी 2.28 और उससे नेक्स्ट कॉलम था टॉल जिसमें कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से बड़ी थी। हमने इसको रॉ वाइज मर्ज नहीं करना बल्कि हमने जिस कॉलम में 5 से कम फ्रीक्वेंसी आई है उसे उससे अगले कॉलम के साथ कंबाइन करके एक नया कॉलम क्रिएट कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास वही सारी चीजें मौजूद हैं जो कैटेगरीज ऑलरेडी गिवन थी, वेरी टॉल, टॉल, मीडियम एंड शॉर्ट। लेकिन यहाँ हमने वेरी टॉल और टॉल को मर्ज करके एक कॉलम बना लिया है। ये बड़ा अहम पॉइंट है क्योंकि यहाँ अगर आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं तो ये बाद के बहुत सारे स्टेप्स पे इसका इम्पैक्ट क्रिएट होता है। इस रूल के तहत हमने यहाँ इस दो कॉलम्स को मर्ज करने के बाद नाउ यू कैन सी कि आपके पास 4 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब आप अपने क्वेश्चन को इस बेस से प्रोसीड करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है और जो ब्रैकेट से बाहर है ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। एक चीज जो इसमें खास तौर पे काबिल जिक्र है कि जनरली मैथमेटिक्स में हम ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन समझते हैं लेकिन काई स्क्वायर क्योंकि नॉन पैरामेट्रिक है ये बहुत हद तक न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस पे उस तरह नहीं जा रहा होता तो कंटीजेंसी टेबल हम इसी तरह बनाते हैं पर इन दोनों वैल्यूज को हम किसी जगह भी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। इनको साथ लिखने का मतलब सिर्फ इतना है कि बजाय इसके कि हम 2 टेबल बनाएं, ऑब्जर्व्ड का अलग बनाएं और एक्सपेक्टेड का अलग बनाएं और फिर बाद में उसको ट्रीट करें, हम सेम टेबल के अंदर दोनों वैल्यूज को लिख लेते हैं और एक अंडरस्टूड रूल ऑफ थंब है कि जो ब्रैकेट से बाहर है वो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है जिसको आपने ऑपरेशनल अभी से पहले कंप्यूटेशन के साथ फाइंड आउट किया है और ब्रैकेट के अंदर जो है वो आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं जो आपको डाटा सेट में गिवन होती हैं। तो इसकी रूल समझना बहुत ज़रूरी है कि आप इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि ये ब्रैकेट एक्चुअली इनको 2 डाटा पॉइंट
शो कराने के लिए डिफरेंशिएट कर रही है। अब आपका डेटा रेडी है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर के क्या आपको किस तरह से इसे लेके चलना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास 0.01 है और अगर इसे आप चेक करते हैं, ये अभी जैसे मैं आपसे कह रही थी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेप है जिसकी बेसिस पे आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी होती है। S-1 T-1, S से मुराद रॉज हैं और T से मुराद आपके कॉलम्स हैं। अभी जब हमने देखा कि दो कॉलम्स को हमने आपस में मर्ज कर लिया था, इसकी बेस पे अब हमारे पास 4 की बजाय 3 कॉलम रह गए थे, लेकिन रॉस हमारे पास 4 ही थी। तो जब आप 4 में से 1 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 3, और जब 3 कॉलम्स में से 1 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 2। 3 multiplied by 2 is equal to 6. So this is your actually degree of freedom for chi-square. या बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम रिक्वायर होती है, क्योंकि इसी की बेसिस पे आपको टेबुलेटेड फॉर्म में से फाइंड आउट करनी होती है वैल्यू क्रिटिकल रीजन की। और नाउ यू कैन मूव फॉरवर्ड द कैलकुलेशन जो हमें फार्मूला के अकॉर्डिंग काई स्क्वायर कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होगी। काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ये काई स्क्वायर का साइन है और इसमें होता क्या है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी उनका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और जब आप इस पूरे एक कॉलम का टोटल लेते हैं तो दैट्स कॉल्ड योर काई स्क्वायर वैल्यू। अब हम देखते हैं कि चलेंगे। टेबल में आपने कुछ नया नहीं किया, बल्कि जो वैल्यूज आपके पास थी सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को आपने अरेंज किया है। पहले हमने एक ही कंटीजेंसी टेबल के अंदर ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यूज को इकट्ठा किया था, लेकिन यहाँ जितनी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज थी उनको सबको आपने एक साइड पे कर दिया है। ये अगर आप देखें तो ये आपके पहले कॉलम की हैं, ये दूसरे कॉलम की हैं, तीसरे कॉलम की हैं, ये आपकी सारी वैल्यूज आ गई हैं। और इसी के साथ जो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज थी जो आपने खुद से एक स्टेप के बाद कैलकुलेट की थी, ये आपने सारी कॉरस्पॉन्डिंगली एक्सपेक्टेड वैल्यूज प्लेस कर दी हैं। अब जो आपका नेक्स्ट रिक्वायर्ड कॉलम है वो है आपकी ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज मीन टू से इसमें से आपने इस कॉलम को माइनस करके यहाँ लिखना है। इस तरह से आपके पास ये कंप्लीट कॉलम आ जाएगा। एंड व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, इस कॉलम का स्क्वायर ले लेना है और फिर इस स्क्वायर की ईच वैल्यू को उसकी रिस्पेक्टिव एक्सपेक्टेड वैल्यू पे डिवाइड कर देना है। वेरी सिंपल। सिर्फ आपने वही जो फॉर्मूला भी हमने काई स्क्वायर का देखा था उसी फॉर्मूला के तहत ये 4 कॉलम बनते हैं। ये ऑलरेडी आपके पास गिवन है और ये कॉलम आपने कैलकुलेट किया। अब फर्दर ये 3 कॉलम आप इस स्टेप पे क्रिएट कर रहे होते हैं। एक इसका चेक है जो आपको गाइड करता है कि आपने कैलकुलेशन में कहीं गलती तो नहीं की। यू नो वेरी वेल कि जब हमने स्टार्ट में इसका ग्रैंड टोटल किया था तो वो 1000 था। इसकी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं उसका भी टोटल उतना ही आना चाहिए जितना आपका ग्रैंड टोटल था। इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का भी वही टोटल आना चाहिए जो आपका ग्रैंड टोटल था। और जब आप ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को माइनस करते हैं तो इस कॉलम का टोटल 0 आना चाहिए। इसके बाद आप जब इन दोनों कॉलम्स को क्रिएट कर लेते हैं और इसको टोटल करते हैं तो एक्चुअली दिस इज योर काई स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, अभी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप जब इसका टोटल करेंगे इस फ्रैक्शन का तो वही आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू। अब आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है और आपका कंक्लूजन क्या है? जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है काई स्क्वायर की वो है 233, जो एक्चुअली काफ़ी ग्रेटर है आपकी टेबुलेटेड वैल्यू से। काई स्क्वायर का जो टेबल है वो सेपरेट है, ये मैं आपको शेयर भी कर देती हूँ आपके क्लासरूम में। और इसको देखने का एग्जैक्टली वही तरीका है जिस तरह से हम ऑलरेडी टी या जी के टेबल में चेक करते थे, बल्कि एग्जैक्टली टी के तरीके से है। आपको ऊपर कॉलम्स के जो टाइटल हैं उनके तौर पे डिफरेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अवेलेबल होते हैं
और लेफ्ट साइड पे आपका जो वर्टिकल कॉलम है उसमें आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और आपने कॉरस्पॉन्डिंग टू अ स्पेसिफिक डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करते हैं तो आपके पास टेबुलेटेड वैल्यू आ जाती है। और इसका भी वही तरीका है कि अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है और टेबुलेटेड वैल्यू छोटी है तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं और रिसर्च हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और करंट सिनेरियो में हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस था कि पेरेंट्स और उनके ऑफस्प्रिंग की हाइट जो है या उनका स्ट्रक्चर जो है, उनका स्ट्रेचर जो है, कदोकामत जो है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि पेरेंट्स की कदोकामत उनके बच्चों की कदोकामत पे इन्फ्लुएंस रखती है। ऑल्दो कि ये डायरेक्शनल नहीं था, हमने सिर्फ इतना इसको हाइपोथाइज किया था कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हम उसको प्रूव कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो मुझसे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। इंडिविजुअली अगर आपको कोई कंसर्न है तो आप अपना वॉइस ओवर भी भेज सकते हैं।